नेक्स्ट इज योर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होगी किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ठीक है, अगर हम सिंपली देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, उस केस में हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैक्सिमम, देन अगेन ज़ीरो, देन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, देन अगेन ज़ीरो। ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ये क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो ओवरऑल हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी हाफ वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 0 से t/2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास एक की वैल्यू आ गई तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। अगर 0 से क्या कितना आ जाता है, ये t तक। ठीक है, तो ये t/2 है, ये कितना है, t। ये क्या होती है, आपकी वन कंप्लीट साइकिल होती है। और हाफ साइकिल कितनी होगी, 0 से t/2 और t/2 से t अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इसकी ये जो हमारा डेफिनेशन है ये क्या कहती है। द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, जैसे हम DC करंट, या तो DC करंट कह लो या स्टेडी करंट कह लो। स्टेडी करंट के केस में हम क्या देखते हैं, हम सेम जितना अमाउंट ऑफ चार्ज भेजते हैं हम, ठीक है, और कितने हाफ पीरियड ऑफ साइकिल में। और AC करंट में भी क्या है, उसी टाइम पीरियड में वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। ठीक है, एज इज सेंड बाय AC थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। उसी टाइम में, उसी सर्किट में हमारा जो अमाउंट है, ठीक है, जो वैल्यू हमने सेंड की, किसकी, चार्ज का अमाउंट है टोटल, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसा कि हमने सेम सर्किट में DC में सेंड किया। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा, आपको पता है कि आपकी I कितनी होती है, I0 साइन ओमेगा t। हमने करंट देखा था। ठीक है, इसमें हमने साइन की टर्म्स में इसको कंसीडर किया। अब इसमें क्या है, हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देखना है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, चार्ज लेके चलेंगे। अब हमें पता है कि जैसे जैसे आपका अब हर टाइम पे करंट सेम नहीं रहेगा, करंट चेंज होता रहेगा टाइम के साथ साथ, तो दैट मीन्स चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्मॉल टाइम ले लिया dt। ठीक है, हम क्या मानते हैं, इस स्मॉल टाइम में हमारा जो करंट की वैल्यू है सेम है, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो dq इज इक्वल्स टू I dt या फिर I इज इक्वल्स टू dq/dt। ठीक है, जब हम स्मॉल टाइम कंसिडर करते हैं तो अब हमने क्या लेना है, अब ये तो स्मॉल टाइम के लिए था। अब हम देखते हैं जब हम पूरे के लिए निकालेंगे तो हम या तो उसका एवरेज कर देते हैं या फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हाफ साइकिल का निकालना है, यानी 0 से t/2 I इंटू dt। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ये I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा t को यहाँ पे पुट कर देंगे, I0 साइन ओमेगा t डॉट dt। ठीक है, ये क्या हो गया आपका I0। ठीक है, अब ये क्या था आपका साइन ओमेगा t। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या पता है, साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा t। और जब अंदर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो डिवाइड में ओमेगा आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से t/2 तक। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने क्या लिया, ओमेगा और माइनस साइन को बाहर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, अब हमें पता है ओमेगा t की वैल्यू कितनी होती है, 2π/ओमेगा होती है। तो ओमेगा t इज इक्वल्स टू 2π। ठीक है, ये ओमेगा t है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया सिर्फ पाई माइनस कोस 0। अब हमें पता है कॉस पाई कितना होता है, -1, 0 कितना होता है, कॉस 0। ये माइनस साइन एज इट इज, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बाहर देखेंगे तो दैट इज 2I0/ओमेगा। ओके, अब हमें पता है कि हमारी मीन वैल्यू को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, IM से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हमारी मीन वैल्यू को, तो इस केस में हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, IM इंटू हमने कितने टाइम पीरियड के लिए देखा, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, AC और DC के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, इसकी एवरेज वैल्यू हो गई जब हमने AC की हाफ साइकिल के लिए देखा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये भी Q थी आपकी, ये भी Q थी, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारी कुछ वैल्यू आ गई। इसको जब कैंसिल हो जाएंगे कुछ टर्म्स, तो दैट इज़ IM इज इक्वल्स टू 2/πI0। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू से मीन वैल्यू का एक रिलेशन आ जाएगा, एंड दैट इज 0.637 I0।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना टाइम्स है, 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, इसकी पीक एवरेज वैल्यू इस टाइम मतलब 0.367 टाइम्स किसकी हो जाएगी, पीक वैल्यू के, यानी 63.7% हो जाएगी उसकी पीक वैल्यू के। ठीक है, ऐसे ही जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे या अदर हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नेगेटिव में आ जाएगी, -0.367 I0। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ के लिए दोनों बार फाइंड आउट करेंगे तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, ऑल्टरनेटिंग EMF के लिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला था, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। सेम स्टेप्स हमने देखने हैं इसमें। ठीक है, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF ओवर ए हाफ साइकिल इज दैट ऑफ ए कांस्टेंट EMF which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as it send alternating EMF through the same circuit in that time। ठीक है, जैसे हमने किसके लिए देखा था अभी, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए देखा था, ऐसे ही हम किसके लिए देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग EMF के लिए देखेंगे। उसके लिए हमने क्या लिया था, करंट। इस केस में क्या लेंगे, EMF इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब हमें क्या पता है, करंट कितना होता है, E/R होता है। ठीक है, हमने वोल्टेज के केस में देखना है तो वोल्टेज से अप्लाई करेंगे, उसमें हमें करंट चाहिए था। ठीक है, करंट से देखना था हमें, तो इसलिए हमने क्या लिया था, करंट का फॉर्मूला लिया था। तो दैट इज I इज इक्वल टू E/R। ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, हमें पता है R क्या है, हमारी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगाई है वो रेजिस्टेंस होगी हमारी। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जैसे हमने इस केस में लेके चले थे ऐसे ही इस केस में लेंगे, DQ इज इक्वल टू IDT। उसमें I की वैल्यू ये पुट की थी, इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, E0 की टर्म्स में इसको पुट कर देंगे, हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है, जैसे ये स्टेप्स थे ऐसे ही ये स्टेप्स हैं। तो आपकी क्या आ जाएगी, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2E0/ωR। अब ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी जो टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा थी वही टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा आएंगी, अदरवाइज बीच के स्टेप्स क्या है, सारे सेम्स हैं। ठीक है, दैट इज 2E0/ωR। अब हमने क्या किया यहाँ से, अब उस केस में हमने क्या देखा था, हमारा IQ क्या होता है, IM। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू Q/T होता है। तो Q क्या हो गया, I/T देखा था ना हमने इस टर्म में, और I क्या लिया था हमने, मीन वैल्यू ली थी। ऐसे ही इस केस में लेंगे हम। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I/T/2 और I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, EM/R है। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I/T और I कितना है यहाँ पे, EM/R हमने ऊपर देखा, एंड दैट इज T/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको और इसको इक्वल रख दिया। जब हमने इसको इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गई, कुछ ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, दैट इज EM इज इक्वल्स टू 2/πE0 और हमारा IM कितना आया था, 2/πI0 आया था, एंड दैट इज 0.637 E0, सेम एज दैट वैल्यू ऑफ I0। ठीक है, तो इसको लर्न करना भी मुश्किल नहीं है, दैट इज 63.7 E0। अब जब हम अनदर हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कुछ नेगेटिव साइन में आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हम क्या देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट हाफ में भी वैल्यू क्या आएगी, 0.367 टाइम्स। ठीक है, इस केस में पॉजिटिव आ जाएगी कुछ वैल्यू हमारी। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इस केस में भी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। एक पॉजिटिव टर्म्स में आया, एक नेगेटिव टर्म में आया, तो हमारी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, फॉर 0 to T जब हमने कंप्लीट देखा तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑर्डिनरी DC एमीटर होता है या फिर DC वोल्ट मीटर होता है, हम उसमें AC की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे रिकॉर्ड 0 रीडिंग व्हेन यूज्ड इन AC सर्किट। जब अगर हम उनको AC सर्किट में यूज़ करेंगे तो वो कितनी रीडिंग देगा, हमें 0 रीडिंग देगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू होती है जो कंप्लीट साइकिल AC के लिए वो कितनी होती है, 0 होती है। हमने क्या देखा, हमने इसलिए अलग अलग फाइंड आउट किया क्योंकि कंप्लीट वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, बट जब हम 0 से T/2 के लिए देखेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, DC एमीटर या DC वोल्ट मीटर यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसके लिए AC एमीटर और AC वोल्ट मीटर ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, हमारी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे। ठीक है,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistant at a given time as is done by AC when passed through the same resistance for the same time। ठीक है, अब हमने क्या किया इस केस में, अब हमारे पास क्या था, एक सर्किट था, हमने कुछ टाइम में कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, हमने क्या किया, कोई करंट पास कराया, तो हमारा क्या होगा कि एक हीट जनरेट होगी उसमें। तो वो जो हीट जनरेट होएगी किसके केस में, AC के केस में एंड DC के केस में, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैसी, ऑलमोस्ट वैसी आनी चाहिए जो कि क्या है हमने DC के केस में फाइंड आउट किया। ठीक है, ये भी क्या होनी चाहिए, एज इट इज़ वैसी ही वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब हम इस RMS वैल्यू को या तो इफेक्टिव वैल्यू भी कह देते हैं, जैसे हमने मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू कहा था, इसमें इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो RMS से या इफेक्टिव से या वर्चुअल। ठीक है, ये सारी हमारी RMS को डिफाइन करती हैं। वैसे ही हमने क्या लिया, सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट निकाल रहे हैं तो हम करंट ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमें उस केस में हमने क्या देखा था कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, हमने इस केस में हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देखा था ना कि वो कितना होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करना चाहिए। ठीक है, जो हमने उसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड किया तो उससे जो करंट आया उसकी वैल्यू, और इसी केस में जो हमने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई दोनों के केस में, वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हीट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, I²RT होता है। ठीक है, हमने क्या ले लेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हर पॉइंट पे अगर करंट चेंज हो रहा है तो हमारी हीट प्रोड्यूस भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक छोटा सा टाइम लिया, DT टाइम लिया। वो कहता है इस टाइम में हम क्या देखते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ हमारा हीट प्रोड्यूस होता है जो कि चेंज नहीं हो रहा, जो कि सेम है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस आर दैट इज दिस वैल्यू DH इज इक्वल्स टू I²R DT टाइम में। ठीक है, अब I चेंज नहीं हो रहा, R रेजिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम DT ले लिया तो DH अमाउंट ऑफ हीट हो गई हमारी। तो इस केस में हमने क्या ले लिया, 1 कंप्लीट साइकिल लेके चलेंगे, क्योंकि हीट जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होएगी, इसलिए हमने क्या किया, इसको 0 to π/2 और π/2 to T लेने की बजाय हमने इसको कंप्लीट ले लिया 0 to T। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से 0 to T से इंटीग्रेट करेंगे, I की वैल्यू पुट कर देंगे, I0 sin ωt। ठीक है, I0 और R को बाहर ले लेंगे और 1 - cos ωt/2, ये क्या है हमारी साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते हो। तो इन्होंने वही किया, इसको ओपन किया। ठीक है, 1 - cos 2 ωθ/2, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलग कर देंगे, cos 2 ωθ को अलग कर देंगे। ठीक है, 2 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब इसका 1 को आपको पता है कितना होता है, T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसमें क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कोस हमें पता है एज इट इज साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसके अंदर का एंगल होता है वो डिवाइड में आ जाता है, 0 to T करेंगे। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, T - 0 हो जाएगा। जब हम इसको राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट कर देंगे और इसमें 0 पुट कर देंगे। साइन 0 हमें पता है 0 होता है। ठीक है, जैसे उसमें किया था हमने ωt को 2π पुट किया था, इसको भी कितना कर देंगे, 2π पुट कर देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगी, कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो जब हम इसकी फाइनल वैल्यू देखेंगे तो हमारा ये कितना बन जाएगा, साइन 4π बन जाएगा। और हमें पता है साइन क्या होता है, जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है 0 होता है, यानी साइन π, 2π, 3π, 4π, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई एच की, दैट इज I0²RT/2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारी जो RMS वैल्यू है या उसकी वर्चुअल वैल्यू है, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, IV से रिप्रेजेंट किया। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होएगी इस केस में हमारी, H इज इक्वल्स टू इतनी, जो हमने अब इस केस में हमने I को क्या ले लिया, हमारी वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू ले ली, I²RT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो हमने यहाँ से जो IV की वैल्यू देखी वो कितनी है, IV इज इक्वल्स टू I0/√2। ठीक है, उस केस में हमने क्या देखी थी, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 2/π आई थी। ठीक है, और इस केस में हमारी कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितनी आ गई, 0.707 I0। ठीक है, उस केस में कितनी आई थी, 0.637। अब हमने क्या देखा कि ये जो आपकी RMS वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 0.707 टाइम्स आपकी जो इसकी पीक वैल्यू है, ये उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी हमने क्या देखा था, ऑल्टरनेटिंग करंट देखा था, अब हम क्या निकालेंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे। सेम स्टेप्स हैं हमारे, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ व्हेन अप्लाइड टू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम, ठीक है। हमने करंट के लिए देखा था, अब क्या है, हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए देखेंगे। उसमें क्या लिया था हमने, स्टेडी करंट लिया था। इस केस में हम क्या देखेंगे, स्टेडी वोल्टेज को लेके चलेंगे, दैट मीन्स हम वोल्टेज कंसीडर करके चलेंगे अब इस केस में, ठीक है, या फिर ईएमएफ। और हमें पता है ईएमएफ क्या लेते हैं हम इस केस में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईआरएमएस, ई इफेक्टिव या ईवी। ये कितना ले लिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जैसे हमने उसमें किया था लास्ट फिगर में, ऐसे इसमें कर देखेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखना है, वोल्टेज देखना है, तो इसका जो एच का फॉर्मूला है हम किसी में देखेंगे, वोल्टेज के टर्म्स में देखेंगे, दैट इज वी स्क्वायर टी बाय आर, ठीक है। करंट के केस में हमने क्या लिया था, जिसमें करंट आए दैट इज आई स्क्वायर आर टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इस केस में ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर टी बाय आर, ई की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, ये कुछ हमारी वैल्यू बन गई। सेम स्टेप्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, सेम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टर्म होगी वो क्या दे देगी, वैल्यू दे देगी कुछ ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2r वैल्यू दे देगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको किससे कंपेयर करेंगे, एच इज इक्वल्स टू ई वी स्क्वायर आर बाई टी से कंपेयर करेंगे। जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, हमारी जो वैल्यू थी, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या फिर ई वी इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई रूट 2। जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो हम ई वी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.707 ई नॉट, दैट इज ऑलमोस्ट, ये जो जितना टाइम्स है ये किसके टाइम्स है, जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट देखा था रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो जो आरएमएस वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ।